अगर कल सुबह चाइना बिना एक भी गोली चलाए इंडिया पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाना चाहे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री पाकिस्तान नहीं म्यांमार होगी। ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि जब भी इंडिया की सिक्योरिटी की बात होती है हम पाकिस्तान या चाइना की बात करते हैं, लेकिन एक कंट्री है जो दोनों के बीच क्वाइटली गेम बदल सकती है। एक ऐसी कंट्री जहां आज सिविल वॉर चल रही है, जहां मिलिट्री और रिबल ग्रुप सालों से लड़ रहे हैं और जहां चाइना और इंडिया दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की रेस में लगे हुए हैं। ये है म्यांमार। और अगर तुम समझना चाहते हो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी और चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी एक ही कंट्री के अराउंड क्यों घूमती है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद तुम म्यांमार को कभी सिर्फ एक पड़ोसी देश की तरह नहीं देखोगे। सबसे पहले मैप देखते हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। लेकिन सिर्फ बॉर्डर होना ही म्यांमार को इम्पोर्टेंट नहीं बनाता। असली बात यह है, म्यांमार इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने का इकलौता लैंड गेटवे है। सोचो, अगर इंडिया को थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर या पूरे एशियन रीजन के साथ रोड से ट्रेड करना हो तो बीच में सिर्फ एक कंट्री आती है, म्यांमार। इसी वजह से इंडिया ने सिर्फ लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं रखी, उसे अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया। डिफरेंस समझो, लुक ईस्ट का मतलब था रिलेशनशिप बनाना, एक्ट ईस्ट का मतलब है रोड्स बनाना, ट्रेड बढ़ाना, मिलिट्री कोऑपरेशन और ग्राउंड पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना। और इन सबका सेंटर है म्यांमार। यानी अगर म्यांमार स्टेबल होता है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर म्यांमार अनस्टेबल रहे तो इंडिया का पूरा ईस्टर्न कनेक्टिविटी प्लान स्लो पड़ सकता है और यहीं से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिकल गेम। अब इमेजिन करो तुम चाइना हो, तुम्हारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन तुम्हारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, तुम्हारा ज़्यादातर ऑयल और ट्रेड शिप्स मलक्का स्टेट से गुजरते हैं। ये वही नैरो सी रूट है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। अगर किसी वॉर के टाइम ये रूट ब्लॉक हो गया तो चाइना की एनर्जी सप्लाई को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसी प्रॉब्लम को एक्सपर्ट्स मलक्का डिलेमा कहते हैं और इसी डिलेमा का सॉल्यूशन चाइना को म्यांमार में दिखता है। चाइना म्यांमार में पोर्ट्स, हाईवेज, रेल लिंक्स और ऑयल और गैस पाइपलाइंस बना रहा है। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल पहले म्यांमार के कोस्ट पर उतारे और वहाँ से सीधा पाइपलाइन के थ्रू चाइना पहुँच जाए, यानी मलक्का स्टेट पर डिपेंडेंस कम हो जाए। अब एक सेकंड के लिए इंडिया की पोजीशन सोचो। अगर म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास चाइना की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये पावर का गेम है और इसी वजह से इंडिया भी म्यांमार को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। 2021 म्यांमार में एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरे रीजन का पावर बैलेंस हिला दिया। म्यांमार की मिलिट्री, जिसे ततमा दो कहा जाता है, उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया। आउंग सन सू की सरकार को हटा दिया गया और मिलिट्री ने पावर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रुकी। कई एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स और नए रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने मिलिट्री के खिलाफ हथियार उठा लिए। आज म्यांमार के कई हिस्सों में मिलिट्री की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। यानी एक देश जो पहले ही पॉलिटिकल अनस्टेबल था अब सिविल वॉर का बैटल फील्ड बन चुका है। और जब तुम्हारे पड़ोस में सिविल वॉर चल रही हो तो उसका असर बॉर्डर के उस पार भी पहुंचता है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से अलग नहीं है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत सेंसिटिव रीजन है। सालों तक कुछ इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार के घने जंगलों में कैंप्स बनाकर ऑपरेट करते रहे। बॉर्डर इतना माउंटेनियस और फॉरेस्टेड है कि हर जगह फेंसिंग करना या मॉनिटरिंग करना आसान नहीं है। इसी वजह से मिलिटेंट्स कभी कभी बॉर्डर क्रॉस करके हाइडआउट्स बना लेते थे। इसी चैलेंज को देखते हुए इंडिया और म्यांमार में मिलकर कोऑर्डिनेटिव मिलिट्री ऑपरेशंस किए। सबसे फेमस ऑपरेशन में से एक था ऑपरेशन सनराइज, जिसमें दोनों देशों ने मिलिटेंट कैंप्स के खिलाफ एक्शन लिया। इस ऑपरेशन का सीधा फायदा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को मिला, लेकिन सिविल वॉर के बाद म्यांमार की मिलिट्री का फोकस अपनी इंटरनल फाइटिंग पर ज़्यादा हो गया। और जब एक कंट्री खुद ही कॉन्फ्लिक्ट में हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी नेचुरली वीक पड़ सकती है। इसीलिए दिल्ली के लिए म्यांमार की स्टेबिलिटी से फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब एक फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर दुनिया की नॉर्मल बॉर्डर्स जैसी नहीं थी। कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे कुकी, चिन, नागा और मिजो दोनों तरफ रहती हैं। उनके परिवार, कल्चर और हिस्ट्री बॉर्डर से पहले के हैं। इसी वजह से सालों तक एक सिस्टम था जिसे फ्री मूवमेंट रिजाइम या FMR कहा जाता था। इसके अंडर बॉर्डर के पास रहने वाले लोग लिमिटेड डिस्टेंस तक बिना वीज़ा के एक दूसरे देश में आ जा सकते थे। आइडिया था कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ अपने रिश्तों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंटिन्यू रख सके। लेकिन वक्त के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ने लगे। इलीगल माइग्रेशन, आर्म स्मगलिंग और इंसर्जेंसी के इश्यूज़ के बाद इंडियन FMR को टाइटन करके और बॉर्डर फेंसिंग को एक्सेलरेट करने का फैसला लिया। यानी एक ही बॉर्डर पर इंडिया को दो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स और नेशनल सिक्योरिटी, और ये बैलेंस बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। सिविल वॉर का एक और असर हुआ, हज़ारों लोग अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार से इंडिया की तरफ आए। सबसे ज़्यादा प्रेशर मिजोरम जैसे बॉर्डर स्टेट्स पर देखने को मिला। एक तरफ इंसानियत का सवाल था, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का। इंडिया को हर रिफ्यूजी के साथ ये भी देखना पड़ता है कि कहीं मिलिटेंट्स या इलीगल नेटवर्क बॉर्डर का मिसयूज़ ना कर रहे हों। इसीलिए म्यांमार इंडिया के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, एक कांस्टेंट स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। अब सवाल ये है, इंडिया सिर्फ देख क्यों नहीं रहा, एक्शन क्या ले रहा है? इसका जवाब है कनेक्टिविटी। इंडिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है।
सोचो, एक कंटेनर कोलकाता से शिप में निकले, वो सीधा म्यांमार के सेतवे पोर्ट तक पहुंचे, फिर वहां से कलादन रिवर के थ्रू अंदर जाए और उसके बाद रोड के जरिए मिजोरम पहुंच जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा, आज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक ज़्यादातर सप्लाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाती है। एक पतला सा लैंड स्ट्रिप जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है। ये सिर्फ लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और अगर कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी में ये रूट ब्लॉक हो गया तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। कलादन प्रोजेक्ट इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है, यानी सिर्फ ट्रेड नहीं, स्ट्रेटेजिक बैकअप और जियो पॉलिटिक्स में बैकअप रूट सीरियसली पावर होते हैं। सिर्फ कलादन ही नहीं, इंडिया एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। सोचो, एक दिन ऐसा हो कि ट्रक मणिपुर से निकले, म्यांमार क्रॉस करे और सीधा थाईलैंड पहुंच जाए। ये सिर्फ रोड नहीं होगी, ये इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी से जोड़ने वाली स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन होगी। इसीलिए म्यांमार का स्टेबल रहना इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना सिक्योरिटी के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा अगर म्यांमार पूरी तरह चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया? सोचो, चाइना के पोर्ट्स, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स और बे ऑफ बंगाल के पास उसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और मजबूत हो जाए। इसका मतलब होगा इंडिया के ईस्टर्न साइड पर चाइना का प्रेशर बढ़ना। इसीलिए इंडिया म्यांमार के साथ रिलेशन तोड़ने के बजाय हर गवर्नमेंट के साथ डायलॉग मेंटेन करता है, चाहे मिलिट्री रूल हो या पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, परमानेंट होते हैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट दिल्ली कहता है म्यांमार को इग्नोर करना ऑप्शन ही नहीं है। जब भी न्यूज़ में म्यांमार का नाम आता है, लोग सोचते हैं ये तो बस एक और अनस्टेबल कंट्री है, लेकिन रियलिटी उससे कई ज़्यादा बड़ी है। म्यांमार इंडिया का एशियन गेटवे है, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी का शील्ड है, चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने का बैटल फील्ड है और इंडिया के फ्यूचर ट्रेड रूट्स की की भी। कभी कभी किसी देश की इंपॉर्टेंस उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री से नहीं, उसकी लोकेशन से तय होती है और म्यांमार उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आज तुम्हें समझ आ गया कि म्यांमार इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस वीडियो को शेयर करो। और अगर तुम ऐसी जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्टोरीज को सिर्फ हेडलाइंस नहीं, डेप्थ में समझना चाहते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट कोडेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।